हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की कर रहे हो, चाहे आईआईटी जैम की कर रहे हो या फिर नीट की कर रहे हो, सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन एक ऐसा स्टेप है जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब हमें रिएक्शन देते हैं तो रिएक्शन के बीच में एलिमिनेशन का स्टेप डाल देते हैं। तो इसलिए हमें ये प्रोसेस आना चाहिए। सपोज हमारे पास ए से बी बन रहा है और बी से जब हमें सी पे जाना है तो बी और सी में क्या है, वो एलिमिनेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बी से सी में ही नहीं जा पाएंगे तो हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एलिमिनेशन का स्टेप आना चाहिए, क्योंकि वो किसी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना है। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन आज इस वीडियो में मैं कवर नहीं करवा सकती हूँ, कम से कम इसके 4 से 5 वीडियो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आज इस वीडियो में बेसिक सारा हो जाएगा और आपका इस वीडियो में हम इवन एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, सिर्फ इवन एलिमिनेशन कंप्लीट करेंगे और आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें इवन सी भी कर लेंगे या एलिमिनेशन कर लेंगे। यानी मैं आपको बोल रही हूँ 4 से 5 वीडियोस एलिमिनेशन पे आएंगी। तो ये आपको सारे वीडियोस देखने हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो जो क्वेश्चन आपके नेट में आए हुए हैं मैं आपको वो करवाऊंगी साथ में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता चल जाएगा कि जो एग्जामिनर है हमें कैसे क्वेश्चंस देते हैं एलिमिनेशन पे। ठीक है, या फिर हमें ये पता चल जाएगा कि जो रिएक्शन के बीच में हमें एलिमिनेशन का स्टेप किस तरीके से डालते हैं और हम कैसे पहचान में आना चाहिए। तो मैं सारा आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो देखो एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास ये जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर आपका कोई भी ग्रुप्स लगे हुए हैं। सपोज आपका एक X लगा है, एक आपके पास Y ग्रुप लगा है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, आपके पास कोई भी एक ऐसा सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर आपके पास कोई भी 2 ग्रुप्स लगे होंगे X और Y। X और Y मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो आपके 2 स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, दोनों स्मॉल ग्रुप्स क्या होंगे, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। जब ये यहाँ से एलिमिनेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, यानी एक तो बॉन्ड था ही, जब ये यहाँ से निकलते हैं तो हमारे पास एक बॉन्ड और आपका आ जाता है और यहाँ से X और Y बाहर निकल जाता है। ठीक है, आपका X और Y यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। अभी देखो यहाँ से जब X और Y ग्रुप जो आपके यहाँ से बाहर निकले हैं, अब इनको शौक तो चढ़ा नहीं कि ये निकल जाएंगे, यानी किसी ना किसी प्रेजेंस में ये चीज निकलती है। यानी यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई रिएजेंट्स होते हैं जो इनको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हमारे पास कोई ना कोई रिएजेंट्स हम लेते हैं जिनकी प्रेजेंस में क्या निकलते हैं, दोनों ग्रुप्स हमारे बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे या जो हम इवन एलिमिनेशन आज इस वीडियो में करेंगे, तो ये जो रिएजेंट्स यहाँ पे होते हैं वो क्या होंगे, वीक बेस। ठीक है, वीक बेस होते हैं। ये सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ मैं, ईवन की बात कर रही हूँ, जब मैं आपको आगे करवाऊंगी। अब ईवन में हम वीक बेस क्यों लेते हैं वो आपको आगे बताऊंगी। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, जो आपके ग्रुप्स लगे हैं X और Y, अब सिर्फ इसमें देखो कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। एक तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला सिग्मा बॉन्ड है। यानी यहाँ से जब हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास जो 2 सिग्मा बॉन्ड है वो किस में चेंज होता है, हमारे पास एक पाई बॉन्ड में। यानी हमारे पास जो दो सिग्मा बॉन्ड है वो तो एक पाई बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, जो ये रहा एक पाई बॉन्ड, और एक इसमें चेंज होता है ये वाला सिग्मा बॉन्ड में। यानी एक इसमें चेंज होगा हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है, अब 2 सिग्मा बॉन्ड की जो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है वो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होती है। 2 सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक पाई बॉन्ड से। तो क्या एक पाई बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होगी, 2 सिग्मा बॉन्ड से कम की होती है। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो जब हमें एल्कीन बनाना होता है तो एल्कीन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसमें से ही एक जो तरीका है वो क्या है, आपका एलिमिनेशन का। यानी हम एलिमिनेशन जो मैकेनिज्म है या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन है, हम क्यों यूज करते हैं, एल्कीन की फॉर्मेशन करने के लिए। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो आपका एल्कीन है वो आपके पास अल्काइल हैलाइड से भी बन सकता है, वो आपके पास अल्काइल हैलाइड से भी बन सकता है। कौन, एल्कीन। ठीक है, और आपका एल्कीन अल्कोहल से भी बन सकता है।
ठीक है, अल्कोहल से भी आपका एल्कीन की फॉर्मेशन हो सकती है। कैसे? अब देखो यहाँ पे आपके पास X और Y ग्रुप है। अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो यहाँ पे सपोज आपका ये जो Y ग्रुप है आपका हम क्लोरीन ले लेंगे और X ग्रुप आपका हम क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों ग्रुप यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे और एल्कीन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम अल्कोहल से अगर हमें एल्कीन बनाना है तो Cl की जगह पे हम OH ले लेंगे, इसकी जगह पे हम हाइड्रोजन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम अल्कोहल से भी एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे करवाऊंगी। इतनी बात क्लियर है? अभी देखो हमें ये चीज देखनी है कि हमारे पास जो ये रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक होगी या फिर एक्सोथर्मिक होगी। इतनी बात क्लियर है? तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि आपका जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये ऑलवेज आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी क्या होगा आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो डेल्टा H होता है उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। देखो आपके पास ये वाली रिएक्शन होती है थर्मोडायनेमिक्स में, हमने बहुत बार, सॉरी मैंने तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं करवाई है आपको, लेकिन आपने ये रिएक्शन देखी होगी, डेल्टा G डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब देखो इसमें क्या है, अब डेल्टा G क्या है, डेल्टा G देखो यहाँ पे अगर डेल्टा G की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाती है, अगर डेल्टा G की वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो गई, ठीक है, तो इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस यानी इस रिएक्शन को आगे चलने के लिए डेल्टा G वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। अब डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव कब होगी तो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमने ये बात करी कि हमारे पास जो ये रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब जो हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू तो हमने निकाली कि ये पॉजिटिव है। अब लेकिन हमें डेल्टा S की वैल्यू देखने की ये पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। देखो इसकी बात करें, बहुत इजी है, ध्यान से समझना है इसको। देखो यहाँ पे अगर इस सबस्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप्स हमारे पास बहुत सारे अटैच हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पे अटैच है, X और Y ग्रुप है। लेकिन जब इसमें से हम प्रोडक्ट वाली साइड पे जाते हैं तो हमारे पास जो ग्रुप्स है यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 और 4। समझ में आ रही है? यानी देखो यहाँ पे जो हमारे एक तो ये क्या है, जो ये सबस्ट्रेट है इसमें क्या है हमारे पास ग्रुप्स भी बहुत ज्यादा है। इसके बात करें तो यहाँ पे ग्रुप्स हमारे बहुत ज्यादा क्या है, कम है। यानी यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, एस क्या है हमारे पास, एंट्रोपी ही तो होती है। ये क्या होती है हमारे पास, एंट्रोपी। ठीक है, अब देखो एंट्रोपी कहाँ ज्यादा होगी, जहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स ज्यादा प्रेजेंट हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे एंट्रोपी हमारी ज्यादा होती है। लेकिन जब इसमें जाते हैं हमारी एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हम कैसे समझेंगे कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या है, रोटेशन हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है हमारे पास, रोटेशन होता है। तो मॉलिक्यूल क्या है, रोटेट करके ये मॉलिक्यूल यहाँ आ सकता है, ये मॉलिक्यूल यहाँ आ सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है। लेकिन डबल बॉन्ड में क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हो जाती है, यानी जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट नहीं कर पाता, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने जो आपकी उसकी पोजीशन होगी वो वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं। यानी इसमें जो रैंडमनेस होती है वो कम होती है और यहाँ पे रैंडमनेस आपकी ज्यादा होती है। यानी जब यहाँ से हम यहाँ पे जाते हैं तो आपकी एंट्रोपी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसके सबस्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो डेल्टा एस की वैल्यू वो ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब यहाँ पे आपके पास हाई होगी, हाई का मतलब यहाँ पे आपकी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। समझ में आ रही है, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे आपकी जो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे डेल्टा एच भी हमारे पास पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है ये क्या है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद जो डेल्टा एस है ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अब देखो इस डेल्टा जी को हमें नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारे पास हो गया, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब बात रही हमारे पास टेम्परेचर की। अब इस डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए, अभी अगर डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव होगा तभी तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। ठीक है, तभी तो हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी। अब इसको करने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर पे होती है। अगर आपके पास हाई टेम्परेचर वहां पे दिया गया हो तब भी वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। इतनी बात क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे जो हमारे ये टेम्परेचर, अगर इस टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, अगर ये टेम्परेचर ज्यादा हो गए तो ये वाले ग्रुप ज्यादा, ये जो हमारे पास है टर्म ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास ज्यादा हो गई इससे, तो हमारे पास ओवरऑल जो डेल्टा जी की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव
नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी अगर नेगेटिव आई तो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी, तो यहाँ से हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो सकती है। समझ में आ गई? तो दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड होता है। इतनी बात क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हमारे पास हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड होगा। तो वो क्या है, आपको या तो टेम्परेचर भी लिख के दे सकते हैं, ठीक है, आपको वो टेम्परेचर भी लिख के दे सकते हैं हाई, या फिर आपको यहाँ पे डेल्टा साइन भी वो दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, वो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। इतनी बात क्लियर है? एक बार आप जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हो, जो भी मैंने बातें बोली हैं वो आप लिख लीजिए, ठीक है। देखो एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे कि हमारे पास ये क्या है, आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ये आपके पास क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में किस में चेंज हो जाता है, आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, ठीक है। किस में चेंज होता है आपके पास, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बोली है वो सारी लिख लीजिए, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें अगर आपको आएंगी तभी आप आगे सीख पाओगे, तो इसलिए आप एक बार उतार लीजिए इसको, ठीक है। आप नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हम आगे करते हैं कि हमारे पास जो ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ दिस ग्रुप्स एक्स और वाई, तो हम इसको एलिमिनेशन रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन, ठीक है। कौन सी है हमारे पास, एक तो अल्फा एलिमिनेशन होगी, अल्फा एलिमिनेशन, सेकेंड है हमारे पास बीटा एलिमिनेशन, और थर्ड वन इज गैमा एलिमिनेशन, ठीक है। क्या होगी, गैमा एलिमिनेशन। अब देखो अल्फा एलिमिनेशन को हम 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ई फॉर एलिमिनेशन, और गैमा एलिमिनेशन को हम 1-3 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपकी अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की, वो मैं आपको करवाऊंगी आगे, ठीक है। तो अभी देखो जो आपकी अल्फा एलिमिनेशन होती है उसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। तो प्रिपरेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन में क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे अल्फा एलिमिनेशन को। प्रिपरेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बन। देखो इसमें क्या है, अगर यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम वाटर के प्रेजेंस में करवा दें, अगर इसकी रिएक्शन हम OH नेगेटिव की प्रेजेंस में करवाएं, तो क्या होगा, यहाँ से क्या ले जाएगा, इस H को रिमूव कर लेगा। जब इस H को लेके जाता है वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन एनाइन की जनरेशन हो जाती है। तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन एनाइन की फॉर्मेशन होगी। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कार्बन कैसे जनरेट होगी, अगर हम एक Cl को यहाँ से एक को रिमूव कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन की जनरेशन हो जाती है, ठीक है, Cl नेगेटिव की क्या हो जाएगी, जनरेशन हो जाती है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, अल्फा एलिमिनेशन की, अल्फा एलिमिनेशन, यानी क्या हुई है, यहाँ पे जो एलिमिनेशन हुई है किसकी हुई है, अल्फा पोजीशन पे। अल्फा पोजीशन पे जो हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ठीक है, वो क्या हो गया, एलिमिनेट होके हमारे पास क्या बन गया, कार्बन में वो चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन की। देखो जो बीटा एलिमिनेशन है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, 1-2 एलिमिनेशन, ठीक है। जो हमारे पास बीटा एलिमिनेशन है उसको हम बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 1-2 एलिमिनेशन। इसकी एग्जांपल अगर हम ले तो यहाँ पे हमने क्या लिए, कार्बन है आपके पास, अगर हमारे पास जो X और Y ग्रुप था, ये जो हमारे पास प्रेजेंट था, अब इसको हमें क्या करना है, किसी भी एल्कीन में चेंज करना है, तो किसी भी कोई भी रिएजेंट में प्रेजेंट होगा, कोई भी यहाँ पे रिएजेंट प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है, रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अगर देखो यहाँ पे Y की जगह पे हम अगर ले ले क्लोरीन, ठीक है, और इसकी जगह पे हम ले ले ये हाइड्रोजन, ठीक है, अगर यहाँ पे ले ले हम क्लोरीन, यहाँ पे ले ले हम हाइड्रोजन, तो अल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसकी प्रेजेंट में जो आपका रिएजेंट है हम ले लें अल्कोहलिक KOH,
अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब देखो जो आपका ये सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन प्रेजेंट है, इस कार्बन को हम क्या नाम देंगे, अल्फा। जहां पे भी आपका ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा क्लोरीन, ठीक है, वहां पे उसका नाम क्या देंगे हम, अल्फा कार्बन होगा। और अल्फा के बिल्कुल साथ वाला जो कार्बन होगा वो हमारा कौन सा होगा, बीटा कार्बन, ठीक है। जहां पे सब्स्टिट्यूएंट आपका अटैच है वो अल्फा कार्बन हो जाता है, और उसके साथ वाला बगल वाला जो आपका कार्बन होगा वो कौन सा हो जाता है, आपका बीटा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और एक्स और वाई ग्रुप यानी HCl आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखो डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन है या फिर हाइड्रोजन और OH है या फिर हमारे पास क्लोरीन और क्लोरीन है, ठीक है। तो वो हम 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ले H और OH, सपोज हम यहाँ पे H ले रहे हैं दूसरी ही रिएक्शन में और यहाँ पे हम ले रहे हैं OH, समझ में आ रही है। यहाँ पे हम H ले रहे हैं और यहाँ पे हम OH ले रहे हैं। ये भी रिएक्शन किसी भी रिएजेंट के प्रेजेंस में होगी और ये हमने करवाई है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से H और OH बाहर निकल जाएगा, यानी वाटर की फॉर्म में ये चीज़ तो बाहर निकल जाती है और यहाँ से हमारे पास सेम अल्कीन जनरेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वाटर बाहर निकल जाता है, समझ में आ रही है। अगर X Y की जगह पे मैं क्लोरीन ही ले लूँ, सब क्लोरीन ही ले लूँ, ठीक है, और इसको हम रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इसकी रिएक्शन करवाएं, तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे भी हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे हमारे पास X2 है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये किसका केस है, हमारे पास बीटा एलिमिनेशन का, समझ में आ रही है किसका केस है, हमारे पास बीटा एलिमिनेशन का। आगे हम देखते हैं हमारे पास जो गामा एलिमिनेशन है, गामा एलिमिनेशन को हम 1,3 एलिमिनेशन बोलते हैं, वो मैं आपको करवाती हूँ, इसको उतार लीजिए एक बार। देखिए आगे हम पढ़ते हैं गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन को हम 1,3 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। देखो जो हमारे पास ये मैंने बनाया है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है X और X, चाहे आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दो 1, 2 और 3, ठीक है। 1 और 3 पे हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, X और X प्रेजेंट है। अगर इसकी रिएक्शन में जिंक के प्रेजेंस में करवाती हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ से ZnX2 की फॉर्म में ये यहाँ से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है गामा एलिमिनेशन, यानी गामा एलिमिनेशन में हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके पास बीटा एलिमिनेशन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। बाकी अल्फा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन की जनरली बातें हो चुकी हैं। अब जो आपका बीटा एलिमिनेशन है वो है आपके पास 4 टाइप का। पहला है आपके पास E1, दूसरा है आपके पास E2 और तीसरा है आपके पास E1CB और चौथा है आपके पास EI एलिमिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो आपका जो EI एलिमिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो हम सभी करेंगे बट EI एलिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो आज इसकी सिर्फ इस वीडियो में मैं इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी, 3rd वीडियो इसकी और 4th वीडियो आपकी इसकी, समझ में आ रही है। तो इसलिए मैंने बोला है 4 से 5 वीडियोज आपकी इस पर आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं E1 एलिमिनेशन। देखो सबसे पहले जो आपकी रेडियो सिलेक्टिविटी होती है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि रेडियो सिलेक्टिविटी क्या होती है आपकी एलिमिनेशन में। तो सबसे पहले हम वो बात करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं E1 एलिमिनेशन, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें रेडियो सिलेक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन की तो इसके मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, ठीक है। देखो रेडियो सिलेक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन में क्या है, अगर हम CH3 और यहाँ पे CH, यहाँ पे कोई भी हमारे पास लिविंग ग्रुप अटैच है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हमारे पास है CH3 और हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं आपकी बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन। देखो ये क्या है हमारे पास, जो जहाँ पे भी आपका कोई भी जो लिविंग ग्रुप है प्रेजेंट हो, चाहे आपका क्लोरीन है, चाहे आपका OH ग्रुप है, चाहे वो प्रेजेंट हो, वो वाली कार्बन को हम क्या लेते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है। और उसके जो साथ वाली बिल्कुल नेबर वाली जो कार्बन होती है हमारे पास बीटा कार्बन बनती है, यानी जो अल्फा के साथ वाली कार्बन है वो बीटा है और यानी ये जो अल्फा है इसके साथ वाली कार्बन तो ये भी है, तो ये भी बीटा हो गई। तो यहाँ पे क्या केस हो गया, हमारे पास एक अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन के साथ आपके पास यहाँ पे क्या मिलता
मिलती है, 2 बीटा कार्बन मिलती है। अब देखो 2 बीटा कार्बन मिलने के कारण जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे 2 तरीके के बनेंगे। एक तो हमारे पास लिविंग ग्रुप तो यहाँ से ही निकलेगा, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से भी जा सकते हैं, यानी अल्कीन हमारी यहाँ पे बन सकती है, या हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से चला जाए, अल्कीन हमारे पास यहाँ पे बन सकती है। यानी हमारे पास 2 टाइप के जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं। लेकिन दोनों प्रोडक्ट में कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, रेडियो सिलेक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन। यानी हम क्या बोलेंगे कि दोनों में से एक प्रोडक्ट मेजर है, एक हमारा प्रोडक्ट माइनर है, तो हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन की रेडियो सिलेक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ पे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो निकलता है, इसको मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इसको भी मैं खोल के लिख लेती हूँ, ये वाला हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच है। ठीक है, सपोज मैं आपको यहाँ पे लेती हूँ पहला कार्बन, ये हो गया हमारे पास, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन, सपोज ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि हमारे पास लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलता है, और पहले हम कंडीशन लें कि यहाँ से हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से एलिमिनेट होगा, यानी ये X ले लें और ये Y ले लें, तो मैंने क्या बोला है, बीटा एलिमिनेशन में ये दोनों X Y यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे आपकी अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो पहला प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे बनेगा कि CH2, पहला प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2 और CH3। तो पहला प्रोडक्ट तो हमारे पास यहाँ से, यहाँ लिख लेते हैं इसको कि एक तो CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, एक CH3। पहला प्रोडक्ट तो हमारे पास ये वाला बन गया। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि हमारे पास लिविंग ग्रुप तो यही निकलेगा, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ से निकल जाए, तो एल्कीन हमारा यहाँ से भी जनरेट हो सकता है। तो यानी हम क्या बोलेंगे, दूसरा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास यहाँ पे तो आ जाए CH3, ठीक है, और यहाँ पे CH, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। यानी हमारे पास एक तो ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है और एक ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। देखो बहुत इजी है। ये देखो हमारे पास अल्कीन यहाँ पे जनरेट हुई है। ठीक है, अब ये जो अल्कीन है, ये जो हमारे पास अल्कीन यहाँ पे जनरेट हुई है, साथ वाली कार्बन क्या है आपकी, अल्फा कार्बन। ठीक है, इस अल्कीन के ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन होगी वो अल्फा कार्बन होती है। यानी हमें ये देखना है कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है इस अल्कीन ग्रुप के साथ वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो हम ये देखेंगे जो हमारे पास ये जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन के साथ वाला जो ये वाला हाइड्रोजन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा है ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है। कितने हैं, 2 हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें, ये जो हमारी अल्कीन है, ठीक है, जो हमारे पास अल्कीन है, ये जो साथ वाली कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है, और ये साथ वाली कार्बन ये भी हमारे पास अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है और ये भी हमारे पास अल्फा कार्बन है। इसके साथ वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है और इसके साथ वाला अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब आपको क्या देखना है कि आपके अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। यानी आप क्या देखोगे कि 3 तो यहाँ पे प्रेजेंट है और 3 ही हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। जो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में किया हुआ सेम वही है, ये भी वो स्टेप ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा अल्कीन के साथ वाले कार्बन अल्फा कार्बन, साथ वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, लेकिन इसकी बात करें तो 3 ये रहा, 3 ये रहा, तो टोटल कितने हो गए 6। तो यहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए हमारे पास, टोटल 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है। यानी ये क्या है आपका, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। लेस सब्स्टिट्यूटेड आपके पास प्रोडक्ट है। ये क्या है आपके पास, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। मोर सब्स्टिट्यूटेड आपके पास प्रोडक्ट है। ठीक है, जहाँ पे भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन जाता होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपके कम होते हैं वो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है। ठीक है, देखो जो आपके लेस सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट आपके बनते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम हॉफमैन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। हॉफमैन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जहाँ पे आपके मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम सेडजेफ प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सेडजेफ प्रोडक्ट्स
बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात। जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, वो होफमैन प्रोडक्ट्स होते हैं। जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपकी ज्यादा है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, वो श्रैडिंजर प्रोडक्ट है। ठीक है, जहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन आपकी कम हो जाती है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, यानी वो क्या है आपके पास लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, वो आपका क्या बनेगा लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। और ये क्या है आपके पास मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल आपका क्या बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका क्या हो गया इन दोनों में से ये जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा है सेकंड वाला। तो सेकंड आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, यानी इसकी रिजिड सिलेक्टिविटी आपको मैंने देखना सिखा दी है। इतनी बात क्लियर है। अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका इवन एलिमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो बेसिक चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी वो सारी मैंने बता दी है। अब हम इवन एलिमिनेशन पे सीधा डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए एक बार। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। अब इसको यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन हम क्यों बोलते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो इवन मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं इसकी। R, यहाँ पे CH, यहाँ पे X ग्रुप है और यहाँ पे सपोज आपका लगा है CH3। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका कोई भी लिविंग, ये क्या है आपका कोई लिविंग ग्रुप है। ठीक है जी, अब ये देखो लिविंग ग्रुप ये क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है और यहाँ पे इवन एलिमिनेशन पे जो यहाँ पे रिएजेंट है वो लिए जाते हैं आपके वीक बेस। ठीक है, क्या लेते हैं हम यहाँ पे वीक बेस लिए जाते हैं। अब इसकी प्रेजेंस में, वीक बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे सबसे पहले देखो इवन मैकेनिज्म में होता क्या है कि यहाँ से सबसे पहले लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यानी ये बाहर निकलता है एक्स नेगेटिव की फॉर्म में। ये क्या करता है एक्स नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाता है और इस कार्बन पे आपका क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज, CH पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे CH3, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है कार्बोकेटाइन। ठीक है, यानी जो हमारे पास इंटरमीडिएट यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिविंग ग्रुप बाहर निकला है, तो यानी हमारे पास जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनते हैं वो इंटरमीडिएट कौन से होते हैं आपके पास कार्बोकेटाइन। अभी देखो जो आपके इंटरमीडिएट अगर कार्बोकेटाइन बन रहे हैं तो यहाँ पे क्या करवा रीअरेंजमेंट भी हम यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, अब इंटरमीडिएट हमारे पास कार्बोकेटाइन होने के कारण, ठीक है, इंटरमीडिएट हमारे पास कार्बोकेटाइन होने के कारण इसको हम यहाँ पे इसकी हम रीअरेंजमेंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट कैसे, जहाँ पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा उसको हम उसी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। वो रीअरेंजमेंट में आपको सारा मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, GOC में मैंने सारा आपको सिखा दिया था रीअरेंजमेंट के बारे में। अब देखो यहाँ पे अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम कार्बोकेटाइन की यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। कैसे, देखो यहाँ पे लेते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, 3 डिग्री कैसे, देखो हमारे पास सपोज ये कार्बोकेटाइन है, अगर यहाँ पे R लगा है, यहाँ पे R लगा है और यहाँ पे भी आपका R ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एक आपके पास कार्बोकेटाइन ये है जहाँ पे आपके पास 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, एक सपोज आपका एक हाइड्रोजन है। एक आपका कार्बोकेटाइन ये है जहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही R ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी मैंने बोला 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये क्या है आपका 1 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो ये R ग्रुप है, ठीक है, हमने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इसकी स्टेबिलिटी बोला है, तो हम क्या बोलेंगे जो आपका यहाँ पे R ग्रुप है इसका क्या लगता है +I। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है इसका +I लग रहा है। ठीक है, R ग्रुप का आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, +I इफेक्ट लगता है, तो जिसके कारण जो इस पे स्टेबिलिटी, जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, जो आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो डेफिशिएंसी आ रही है वो कौन कंप्लीट कर रहा है, ये R ग्रुप, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ रिलीज कर रहे हैं और जो भी डेफिशिएंसी आई है वो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म ज्यादा कहाँ पे होता है, यहाँ पे। ठीक है, 3 डिग्री वाले पे, क्योंकि यहाँ पे +I
आई आपके 3-3 लग रहे हैं, इसका और इसका और इसका। अगर इनकी बात करें तो प्लस आई आपके 2 ग्रुप यहाँ पे लगता है क्योंकि 2 R है। अगर इसकी बात करें यहाँ पे 1 ही R है तो आपके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा नहीं होती है इस कार्बोकेटाइन की, तो इसलिए हमने क्या बोला है, स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। अब देखो सबसे पहले हम ये बात करें कि हम जो वीक बेस है यहाँ पे क्यों लेते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लेते, हम वीक बेस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये जो लिविंग ग्रुप वो निकलता है, ठीक है, हमारा लिविंग ग्रुप वो बाहर निकलता है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। अगर यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तो वो इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकलने का वेट नहीं करता, वो पहले ही अटैक कर देता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, वीक बेस क्या होता है, वो पहले अटैक नहीं करता है। यहाँ पे सबसे पहले आपका ये जो एक्स ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, वो बाहर निकलता है, आपका कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस ले ले तो वो इस एक्स ग्रुप के वेट नहीं करता बाहर निकलने का, तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की, ठीक है, जो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है इसमें, ओके, तो इसको मैं रब कर रही हूँ एक बारी। देखो जो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है इसमें वो क्या होगा कि कोई भी कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका सिर्फ इस सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा या इस रिएजेंट पे भी डिपेंड करेगी, यानी इन दोनों पे डिपेंड करते हैं या फिर एक पे। देखो इवन मैकेनिज्म में क्या होता है, जो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो सिर्फ आपका इस सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। जो आपका ये वाला सबस्ट्रेट है RCH और ये X ग्रुप है और साथ में CH3 है, ये आपका क्या है, आपका सबस्ट्रेट है। तो सिर्फ आपका जो आपका ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है सिर्फ वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, वो इस रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता। इतनी बात क्लियर, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इतनी बात क्लियर है। अभी देखो जो आपके इवन मैकेनिज्म में जो आपके एल्कीन की यहाँ पे जो फॉर्मेशन आपकी होती है, जो आपके एल्कीन की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो आपका कैसे हम बता सकते हैं कि आपके मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेंगे इवन मैकेनिज्म में, ठीक है। इवन मैकेनिज्म में जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपके कौन से बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट आपके कौन से बनेंगे, देखो जो आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके क्या बनते हैं यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट। वो मैंने आपको देखना सिखा दिया, आपको एल्कीन देखनी है, एल्कीन के साथ वाला जो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ जो आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आपको काउंट करने होते हैं। जहाँ पे भी आपके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो गई तो सेट प्रोडक्ट यहाँ पे आपके स्टेबल बनते हैं, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे, जो आपका सेट प्रोडक्ट है वो आपके मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, किसमें, आपके इवन मैकेनिज्म में। इतनी बात क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, 4-5 आपको एग्जाम्पल्स करवाती हूँ, उसके बाद हम वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे आपके पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, वो हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी कंडीशन है इसकी, वो मैं आपको बताऊंगी। क्लियर है, इसको उतार लीजिए एक बार। देखो इसके विद रिस्पेक्ट टू इवन एलिमिनेशन के विद रिस्पेक्ट टू अगर अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो देखो बहुत ही इजी है ये वाला क्वेश्चन, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं बस इसमें वही अप्लाई होंगे, ठीक है। यहाँ पे हीटिंग दी है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिया हुआ है, ये क्या करता है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या करता है, अपना प्रोटोन किसको देगा, इसको, ठीक है। जब ये प्रोटोन यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका बैड लिविंग ग्रुप है, ये आपका क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है। बैड लिविंग ग्रुप होने के कारण ये OH है जो यहाँ से रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या करेगा, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसको अपना प्रोटोन दे देता है और यहाँ पे आपका वाटर में चेंज हो जाएगा, OH2 में चेंज हो जाएगा और ये किस में चेंज हो जाता है, आपका गुड लिविंग ग्रुप में, ठीक है। जब इसको प्रोटोन दे देता है तो OH2 में चेंज हो जाता है, गुड लिविंग ग्रुप में चेंज हो जाएगा और यहाँ से क्या होता है, ये रिमूव हो जाता है। जब ये यहाँ से रिमूव होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका CH3 और यहाँ पे CH2 CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका CH3, यानी आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब देखो यहाँ पे हमें जो एल्कीन बनाना है इस कार्बोकेटाइन से, अब जो आपका इंटरमीडिएट बना है इससे हमें क्या बनाना है, एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है इसको। एक तो CH3, इसका कार्बोकेटाइन हम यहाँ पे लिख दें CH2 और CH3 और CH3, ठीक है। एक तो हम ये चीज़ यहाँ से लिख दें, ठीक है।
ये एक पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ऊपर ले जाएं और ये चीज़ हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, यहाँ पे देखो जो लिविंग ग्रुप आपका जो अटैच होता है वो आपका अल्फा कार्बन होता है, ये आपका अल्फा कार्बन है, यानी ये क्या है आपका अल्फा कार्बन, ये कार्बोकेटाइन जिसपे है वो क्या है आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। साथ वाला क्या है आपका बीटा कार्बन और ये क्या है आपका बीटा कार्बन, यानी दो पॉसिबिलिटीज हैं। यानी हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन को खत्म करने के लिए ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पे दे के जा सकता है, या फिर एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पे दे के जा सकता है। यानी यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, डबल बॉन्ड एक यहाँ पे भी आ सकता है, यानी आपके यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज आपकी होंगी, वो कौन सी होंगी? पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप अपना ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, कि ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पे दे जाए, ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल जाए। तो यहाँ से आपकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड और ये जो कार्बन है इसके ऊपर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। पहला तो ये वाली चीज़ बन जाए। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकले, ठीक है, यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन है ये वाला यहाँ से निकल जाए और ये यहाँ पे बॉन्ड दे जाए। तो ये चीज़ हो सकती है, एक तो CH3, ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे आपका CH3। तो सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है, एक तो ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, एक ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन अब अभी हमने यहाँ पे क्या देखना है कि आपका स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। तो आपको वही है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने पड़ेंगे। तो आपको ये अल्कीन है, ठीक है, ये वाली अल्कीन है, इसके साथ वाले जो कार्बन होगी वो अल्फा कार्बन, इसके साथ वाले कार्बन अल्फा कार्बन, अल्कीन के साथ वाली एक तो ये है और एक ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हो गए यहाँ पे, 3 ये, तो 3 ये और 2 ये, कितने हो गए आपके 5। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है आपके 5 है। लेकिन अगर इसकी बात करें अल्फा हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे कितने हैं, ठीक है, ये अल्कीन है आपकी। तो अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, अल्फा और ये अल्फा और ये अल्फा, अल्कीन के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके साथ वाला हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यानी टोटल आपके 9 आ रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आते हैं वो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, यानी वही आपका सर्जे प्रोडक्ट होता है और वो आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो आपका ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट ये है और ये आपका लेस स्टेबल प्रोडक्ट ये वाला है, ठीक है। तो आपका जो इवन मैकेनिज्म है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपको एक ही बनाना है, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात क्लियर है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, तो इसको उतार लीजिए। देखो अब ये जो सेकंड एग्जाम्पल ये भी बहुत इजी है, लेकिन इसमें हम देखेंगे जो आपका सिस प्रोडक्ट आपका मेजर बनता है, ये ट्रांस प्रोडक्ट आपका मेजर बनता है, ठीक है। वो चीज़ें देखने वाले हैं इसमें। देखो सबसे पहले वही है कि H क्या करेगा, इसको अपना देख के जाएगा हाइड्रोजन और इसको गुड लिविंग ग्रुप में चेंज करेगा। अभी ये यहाँ से बाहर निकलेगा, जब ये यहाँ से बाहर निकलता है तो यहाँ से क्या बनता है आपका CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इसके बाद CH2 CH3, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉसिबल है। आप देखो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप, ये जो आपका ग्रुप्स प्रेजेंट है CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट है, तो यहाँ से इसकी रोटेशन पॉसिबल हो सकती है, यानी हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको रोटेट करेंगे, ये चीज़ें हम बाद में देखते हैं। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपका जो कार्बोकेटाइन है उसको हम स्टेबल करें, हाइड्रोजन कहाँ से निकालें, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम इसको लिखें CH2 और इसको CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसको हम लिखें CH2 CH3, ठीक है। तो ये आपकी अल्फा है, अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा, समझ में आ रही है। अल्फा कार्बन, ये आपकी अल्फा कार्बन, तो अल्फा बीटा बीटा हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकल सकता है, तो यहाँ पे बन सकता है आपके पास, यहाँ पे भी आपका जो डबल बॉन्ड है वो बन सकता है। तो आपकी दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी हम यहाँ से निकालते हैं, तो CH डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे CH हो गया, CH3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका 2, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3 और सेकंड है हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, ये यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH
और CH3। बस आपको क्या है अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, वो आप खुद काउंट करेंगे कि इसमें से आपका, मुझे और कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि दोनों में से आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। बस वही आपको अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे देखने हैं। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से देखेंगे, अल्कीन के साथ वाले आपके अल्फा कार्बन होती है और इसके साथ वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन आपको कैलकुलेट करने हैं, जहाँ पे आपके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो रोटेशन इसके पॉसिबल हो सकती है। जब इसके रोटेशन पॉसिबल होगी, देखो ये तो आपका इथीन ग्रुप है और ये आपका क्या है मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो दोनों ही क्या है बल्कि ग्रुप से, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जब ये रोटेशन होंगी तो रोटेशन में आपके दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। कैसे, एक मिनट, यहाँ पे क्या है आपके पास डबल बॉन्ड तो आपका बनेगा क्योंकि अल्कीन तो आपका बनेगा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास जो रोटेशन से, जब ये रोटेशन करेगा तो यहाँ पे एक तो मिथाइल ग्रुप यानी जो आपका बल्कि ग्रुप है ये वाला, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला मिथाइल, ये मिथाइल, ये CH2 CH3 और ये वाला बल्कि ग्रुप, ठीक है। अगर ये दोनों क्या आ जाए एक दूसरे के, क्या आ जाए एक दूसरे के ट्रांस में आ जाए तो ये ट्रांस प्रोडक्ट है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी क्या है, अल्कीन के जो आपके अल्कीन बनेगी यानी दोनों मिथाइल आपके सेम साइड आ जाए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, दोनों मिथाइल आपके अगर सेम साइड आ जाए तो इसको हम बोलेंगे सिस और ये बोलेंगे हम ट्रांस। तो हम ये भी देखेंगे इसमें कि आपके यहाँ पे जो आपके लिए ये जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो आपके बड़े वाले ग्रुप्स हैं, अगर वो दोनों अलग साइड आ रहे हैं यानी वो दोनों क्या ऑपोजिट साइड आ रहे हैं तो हम इसको ट्रांस बोलेंगे, सेम साइड तो सिस बोलेंगे। लेकिन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा, ट्रांस वाला, ठीक है। जहाँ पे आपके जो बल्कि ग्रुप्स होंगे ऑपोजिट होंगे तो उसको क्या मानना है, आपको मेजर प्रोडक्ट मानना है, किसमें, इवन एलिमिनेशन में, ठीक है। तो इवन एलिमिनेशन में ये चीजें होती हैं। और जो कंडीशंस क्या होती हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हम इसमें लेते हैं और क्यों लेते हैं हम वो चीजें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मेरे सारे एग्जांपल्स तो मैंने आपके जितने एग्जांपल्स मैंने आपको बतानी थी, कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको बताने थे वो तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन और चीज मुझे एक चीज बतानी है आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में, वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि वो पूछ लिया जाता है कई बारी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो, इवन एलिमिनेशन में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हम क्यों यूज करते हैं इवन एलिमिनेशन में, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली थी कि हमारे पास ये वाला लिविंग ग्रुप था और यहाँ पे हमारे पास CH3 था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लेते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज क्या है, देखो इसकी एग्जांपल हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की ले सकते हैं वाटर, ठीक है। वाटर भी क्या है आपका बहुत अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये क्या करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी वाटर क्या करता है, देखो वो क्या करेगा, ये जो कार्बन है और ये जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, कार्बन और लिविंग ग्रुप के जो ये बॉन्ड है इनके बीच का, उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, ये कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड जो है इसको क्या कर देता है, वीक कर देता है। जब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको वीक करेगा तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम कब से बोल रहे हैं कि लिविंग ग्रुप पहले बाहर निकलेगा, तो इसको शौक थोड़ी चढ़ रहा है पहले बाहर निकले, हाइड्रोजन भी तो निकल सकता है ना पहले, ठीक है। तो ये क्या करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कारण ही क्या करता है, ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। वीक होने के कारण ये जो लिविंग ग्रुप है वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सपोज यहाँ पे X है आपका, ठीक है, X में भी आपका क्लोरीन हो सकता है, OH हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो वो निकल जाता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो जाती है आपकी, है ना। तो अब देखो जो आपका ये जो ग्रुप है, ये वाटर है जो, वो क्या है आपका इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस फॉर्म में प्रेजेंट है सोल्यूशन में, यानी जो सॉल्वेंट है आपका वहाँ पे ऐसे तो है नहीं एक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके वाटर के। तो जब इसको X को वो लेके जाता है, ठीक है, जब इसके बॉन्ड को वीक कर देता है और X को अपने खुद में सॉल्वेंट में लेके जाता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे आके ट्रैप हो जाता है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे आके फंस जाता है इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। वो क्या कर लेते हैं, इनको बीच में जकड़ लेता है, इनको ट्रैप कर लेता है और इस X नेगेटिव को बाहर वापस इसके ऊपर अटैक नहीं करने देता। अगर ये इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको ट्रैप नहीं करेंगे तो X नेगेटिव क्या करेगा, वापस से जाके इसके ऊपर लग जाता है। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, इसको वीक करते हैं, इसको तोड़ता है और इसको बाद में क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है खुद में, ताकि जो X ग्रुप है वो आपका वापस से जाके इस पे अटैच ना हो जाए। तो इसलिए हम
इसको पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में इसको यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट थी, आगे कई बार में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले भूल गई थी बताना, मैंने बता दिया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो यहाँ पे हमारे पास इवन जो एलिमिनेशन था उसकी सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है, और आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट आपको कैसे देखने हैं, सर जो प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, जो मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल उसमें से आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट आपको बताना है, वो मुझे जरूर बता देना, ठीक है, ताकि मैं भी देख पाऊँ आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं भी आया, और आपको अल्फा जो कार्बन है वो आपको देखना आता भी नहीं आता। अगर आपको नहीं आता मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं करना तो मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रखा है, उसमें मैंने अल्फा हाइड्रोजन का आपको काउंट करना आपको सिखा रखा है, तो वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में, वो आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जाने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।